गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। और इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि मतलब हर टॉपिक को हम इसमें इंक्लूड करें और आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। तो ये जो हमारा वीडियो है ये कक्षा 7 और कक्षा 10 दोनों के ही लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन से हैं। तो स्टार्ट करेंगे मुंह से। मुंह, देन जिह्वा, देन इसमें टीथ नहीं लिखा है, दांत, तो दांत भी आ जाएंगे, इनके पार्ट्स हैं। देन यहाँ पे हमारा लाला ग्रंथि आ जाएगा, देन ग्रसिका, देन पित्ताशय, यकृत, अमाशय, क्षुद्रांध्र, बृहदांध्र, आग्नेयाशय, देन गुदा द्वार। सो आपको समझ में आ गया कि ये सारे पार्ट्स हैं। ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे ये डायग्राम, उनसे आप इनके विभिन्न अंग याद कर सकते हैं। मुझे जो डायग्राम मिला नेट से वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अंदर लाला ग्रंथि वगैरह नहीं है, तो आप वो अपनी एनसीईआरटी बुक से देखकर उनको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट, आहार नाल किसे कहते हैं या पाचन नली किसे कहते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से होकर गुदा तक पहुंचता है। इस लंबी नली को हम कहते हैं आहार नाल। तो आपको समझ में आ गया आहार नाल क्या है। ये एक लंबी नली है जो हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे गुदा तक जाती है। कहीं पे मोटी हो जाती है, कहीं पे पतली हो जाती है, तो इस लंबी नली को हम कहते हैं आहार नाल। यहाँ क्योंकि हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन के फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारा भोजन है, उसका पाचन होता है। पाचन के बाद ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो शरीर है वो विभिन्न कार्य को करने के लिए करता है, और इस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। पोषण के जो कुछ चरण हैं, 5 चरण हैं, वो है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो ये सारे ही चरण पाचन तंत्र से रिलेटेड हैं। सबसे पहले होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोजन को, अंतःग्रहण का मतलब अपने अंदर लेना, अपने मुख के अंदर लेना, मतलब अपने शरीर के अंदर लेना। तो अंतःग्रहण का मतलब जब हम अपने भोजन को अपने मुंह में लिया, देन उसके बाद उसका क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन होने के बाद क्या हुआ, उसे जो ऊर्जा निकली उसका अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद क्या हुआ, उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग हमारे शरीर ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया। हमारी कोशिकाओं ने लिया उस ऊर्जा को। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन, जो कि गुदा के द्वारा हुआ। तो ये 5 चरण हैं पोषण के, और ये पाचन तंत्र से रिलेटेड हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये 5 चरण कैसे, कहाँ और कैसे पाचन तंत्र से संबंधित हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जब हमने अपना भोजन पदार्थ अपने जिह्वा या जीभ पर रखा तब से, तो जो जीभ है उसके कुछ क्षेत्र हैं, स्वाद के लिए कुछ क्षेत्र हैं जिनको देखते हैं। ये डायग्राम आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ये जो सबसे आगे वाला भाग होता है ये हमें बताता है मीठे स्वाद के बारे में। इसके पीछे वाले भाग हैं नमकीन के लिए, उसके पीछे वाले भाग हैं खट्टे स्वाद के बारे में, और सबसे लास्ट वाला जो रीजन है वो है कड़वे स्वाद के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कड़वी पदार्थ आएगी तो हमें उसके बारे में ज्यादा जल्दी पता चलेगा। रही बात तीखा, तो तीखा कोई स्वाद नहीं है। तीखा कोई भी स्वाद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वाद के अंदर कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा होता है। तीखा कोई भी स्वाद नहीं होता है। तीखा हमें क्यों लगता है, क्योंकि मिर्च के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे जब हम जीभ पर रखते हैं कोई तीखी चीज, तो वो केमिकल्स हमारे जीभ के जो कोशिकाएं होती हैं उनके साथ जब मिलते हैं
तो एक दर्द का एहसास कराते हैं और उसी दर्द की वजह से ही क्या होता है, आपकी आंखों में आंसू आता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी आने लगता है तीखे की वजह से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि तीखा स्वाद में नहीं आता है, तीखा को हमें हटा देना है स्वाद से। ये 4 प्रकार के हैं, कड़वे, खट्टे, नमकीन और मीठे। ओके, नेक्स्ट, मानव शरीर में दांत। जब हमने जीभ पर अपना भोजन रख लिया, उसके बाद हम दांतों का इस्तेमाल करेंगे उसको छोटे छोटे भागों में बांटने के लिए। तो अब दांत देख लेते हैं। आपको पता ही है कि छोटे बच्चों में जो दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 या 6 साल के बाद जो नए दांत आते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। तो जो दूध वाले दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, उनका कुल जो नंबर होता है वो होता है 20। जो स्थायी दांत होते हैं उनका कुल जो नंबर होता है वो होता है 32। ये आपको पता होगा और ये आज आपको पता चल गया। ऊपरी जबड़े में दांत आप यहाँ से काउंट करके देख सकते हैं, 10 हो जाएंगे और यहाँ से निचले जबड़े में 10 हो जाएंगे। किस में? दूध के दांत में। और अगर हम बात करें स्थायी दांत की तो 16 हो जाएंगे ऊपरी जबड़े में और 16 हो जाएंगे निचले जबड़े में। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो प्राथमिक हमारे ये जो अस्थायी दांत हैं, इनके अंदर अग्र चवर्णक दांत नहीं होते हैं, इनके अंदर सिर्फ चवर्णक दांत होते हैं। जब ये टूटते हैं तो इनकी जगह पे अग्र चवर्णक दांत आ जाते हैं, स्थायी अग्र चवर्णक दांत आ जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। कृतंक का फंक्शन क्या है ये आपको पता ही होगा। ये किसी भी चीज को काटने में काम आता है। रदनक चीरने या फाड़ने में काम आते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक चबाने में काम आते हैं। तो इनका कलर देखकर आप काउंट कर सकते हैं कि दूध के दांत में कृतंक कितने होते हैं? 4। वैसे ही स्थायी दांत में कितने होते हैं? 4। रदनक की अगर बात करें तो ये जो 4 मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ निचले जबड़े की बात कर रही हूँ। अगर हम रदनक की बात करें तो निचले जबड़े में होता है 2 और स्थायी में भी होता है 2। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे और किस प्रकार के दांतों की कितनी संख्या है। नेक्स्ट है, ये स्लाइड मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इंक्लूड किया है कि कई बार एग्जाम से पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो है इनेमल। इनेमल क्या है? इनेमल दांत का ये वाला भाग है, व्हाइट वाला जो हमें दिखता है ना, वो है इनेमल। उसके नीचे होता है दंत धातु, ये मसूड़े हैं, ये हड्डी है जो कि आपको पता है। ये इस भाग को जो दिखता है उसको हम कहते हैं आवरण और जो नहीं दिखता उसको हम कहते हैं जड़ें। तो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए मैंने ये स्लाइड यूज किया है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसकी जानकारी होना जरूरी है। फिर है लाला ग्रंथि। अब ये जो लाला ग्रंथि है इसका काम है लार रस को स्रावित करना। अब ये लाला ग्रंथि एक नहीं है, लाला ग्रंथि 3 प्रकार की हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ, सबलिंगुअल, पैरोटिड और सब मैंडुलर। मतलब जहां जहां ये है उनके अकॉर्डिंग इनके नाम दे दिए गए हैं और ये जोड़ों में पाई जाती हैं। मतलब जैसे अगर ये है हमारा पैरोटिड तो ये भी 2 होंगे, एक इस कान के नीचे, एक उधर कान के नीचे। तो इस तरीके से ये तीनों ही जोड़े में पाई जाती हैं, तो कुल मिला के 6 हो जाती हैं। ये लार रस स्रावित करती हैं। लार रस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलिवरी अमाइलेज, और सलिवरी अमाइलेज जो है ये हमारे भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये सरल पदार्थ में परिवर्तित करना स्टार्ट कर देता है हमारे मुंह से ही। तो किसका पाचन शुरू हो जाता है हमारे मुंह से? कार्बोहाइड्रेट का। किसकी वजह से? सलिवरी अमाइलेज की वजह से। सलिवरी अमाइलेज का किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है, लाला रस में। उसके बाद जब हम भोजन को चबा लेते हैं, लार रस की उपस्थिति में वो एकदम चिकना बन जाता है, तो वो फिसल कर और किस में आता है? हमारे भोजन नली में आता है। भोजन नली में ऐसा नहीं कि फिसल गया और सीधे हमारे आमाशय में चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे कि जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं और भोजन के पदार्थ को क्या करती हैं? नीचे की ओर धक्का देती हैं और इस तरीके से वो हमारे आमाशय तक पहुंचता है।
अब अमाशय के बारे में जानते हैं। अमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। तो अमाशय के बारे में जानते हैं। ये एक मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना होती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। मतलब यहाँ से ये ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये क्षुद्रांत्र से जुड़ा हुआ है। कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ ये कार्डियक स्फिंक्टर मतलब यहाँ पे ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं कि जो भोजन नली में भोजन होता है उस सारे भोजन को एकदम से अमाशय में नहीं भेजती हैं, थोड़े थोड़े हिस्सों में भेजती हैं। वैसे ही यहाँ पे भी पायरोलिक स्फिंक्टर होता है और इन मांसपेशियों का काम ये होता है कि ये भोजन को थोड़ा थोड़ा करके क्षुद्रांत्र में भेजते हैं, सारा भोजन इकट्ठे नहीं भेजते हैं। अमाशय के कार्य प्रणाली की खोज किसने की थी? अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यू माउंट ने की थी। और अमाशय का आंतरिक स्तर 3 प्रकार के रस स्रावित करता है: श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक अम्ल। पाचक रस ये आपको याद रखना है। अब श्लेष्मल क्या करता है? ये अमाशय के आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है और अम्ल अगर हमारे त्वचा पे पड़ जाए तो वो जलने लगता है। तो इसी जलन को बचाने के लिए क्या करता है? ये जो श्लेष्मल है ये एक परत बना लेता है जिससे कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे अमाशय के त्वचा से संपर्क में ना आए। दूसरा देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है और अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है ताकि जो पाचक रस से निकलने वाला पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छे से कार्य कर सके। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो पाचक रस से निकलने वाला पेप्सिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और प्रोटीन का पाचन भी नहीं करेगा। तो हमारे मुंह से तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया था, पूरा नहीं हुआ, शुरू हुआ था। और प्रोटीन से पेट से किसका पाचन शुरू हो गया? प्रोटीन का। पेट से किसका शुरू हो गया पाचन? प्रोटीन का। ये आपको याद रखना है कि पेप्सिन एंजाइम के उपस्थिति में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारे अमाशय से। अब रूमिनेंट में अगर अमाशय की बात करें तो रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है: रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम। रूमेन जो होता है ये सबसे बड़ा वाला भाग होता है। रूमेन ये खाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे ये घास को खा लेते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं? धीरे धीरे वापस उनके छोटे छोटे हिस्से इनके माउथ में आते हैं और ये जुगाली करते रहते हैं। और उसके बाद चबाने के बाद जो भोजन जाता है ये रेटिकुलम में जाता है, उसके बाद ओमेसम में जाता है, फिर अबोमेसम में जाता है और उसके बाद इनके छोटी आंत में जाता है, क्षुद्रांत्र में जाता है। तो ये सीक्वेंस है। यकृत और आग्नेयाशय की अगर हम बात करें तो यकृत ये गहरे लाल भूरे रंग का होता, ये गहरे लाल भूरे या आप मैरून कह सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमा आना था, मिस्टेक हो गया। ये गहरे लाल या भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो कि उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर अवस्थित होती है, राइट हैंड साइड। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। यह 2 लोब में विभाजित होता है। ये है आपका दायां और ये वाला है आपका बायां। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा हिस्सा, तो ये हिस्सा हमारे यकृत को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। यह पित्तरस स्रावित करती है, यानी पित्तरस कहाँ बनता है? हमारे लिवर में। लिवर मतलब यकृत में बनता है। और इसका संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये पित्ताशय है। यहाँ पे उसका संग्रहण होता है किसका? पित्तरस का। पित्ताशय यकृत के दाहिनी ओर वाले लोब के पास अवस्थित है। दाहिनी ओर वाले लोब के पास अवस्थित है, यहाँ नहीं। इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हम बात करें पेंक्रियास की तो आग्नेयाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, क्रीम कलर की भी आप कह सकते हैं, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है और इसके द्वारा जो रस स्रावित किया जाता है, जो एंजाइम्स निकलते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन होता है। और जो आग्नेयाशय है ये भी रस जो है वो क्षुद्रांत्र में पहुंचाती है
और जो पितरस है ये भी कहाँ आता है, क्षुद्रांत्र में आता है, क्षुद्रांत्र के ऊपरी हिस्से में आता है जिसको हम डियोडेनम कहते हैं। और यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे जाके भोजन का पाचन होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं छोटी आंत के बारे में। अब क्योंकि यहाँ ये जो ऊपरी हिस्सा है जो क्षुद्रांत है वो अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। क्षुद्रांत का ऊपरी भाग डियोडेनम कहलाता है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और आकार जे या सी का होता है। अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस और पित्ताशय से पित्तरस प्राप्त करती है कौन, ये जो हमारा डियोडेनम है ये। क्षुद्रांत का जो मध्य भाग है वो जेजुनम कहलाता है, मतलब ये वाला, और जो निचला भाग है वो इलियम कहलाता है, ये वाला। इसकी भित्ति से क्षुद्रांत रस निकलता है, मतलब ये जो क्षुद्रांत है इसकी भित्ति से क्षुद्रांत रस निकलता है। तो कितने प्रकार के रस आ गए, पित्तरस आ गया पित्ताशय से, अग्न्याशिक रस आ गया कहाँ से, अग्न्याशय से, क्षुद्रांत रस कहाँ से निकला, क्षुद्रांत से। तो इतने प्रकार के रस निकले, बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं यहाँ, और भोजन का पूर्ण पाचन होता है हमारे इस क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के ऊपरी भाग में अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस, पित्ताशय से पित्तरस प्राप्त कर भोजन का पाचन आंशिक रूप से होता है, और यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत रस की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण रूप से पच जाता है। जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो शर्करा में और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वसा वसाम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये जो जटिल पदार्थ था उनका जो परिवर्तन हो गया वो सरल पदार्थों में हो गया, इसका मतलब पाचन हो गया। अब पाचन होने के बाद जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा को अवशोषण किसने किया, दीर्घरोम ने। दीर्घरोम क्या होता है अभी देखते हैं, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है। शाकाहारी जानवरों में क्षुद्रांत की लंबाई ज्यादा होती है, ज्यादा लंबी होती है, और मांसाहारी जानवरों में क्षुद्रांत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांस इजीली पच जाता है, लेकिन जो घास होता है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, उसके पाचन में टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें क्षुद्रांत की लंबाई भी ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है क्षुद्रांत या छोटी आंत में दीर्घरोम अथवा रसांकुर। क्या होते हैं ये रसांकुर और दीर्घरोम? जब आप छोटी आंत के अंदर देखेंगे तो ऐसे उंगली जैसे संरचनाएं, उभरी हुई संरचनाएं होंगी। इनका मेन काम ये होता है कि भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। इनके अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पे रक्त वाहिकाएं भी हैं, जो कि जो भी पचे भोजन का अवशोषण यहाँ पे होता है उसके बाद वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है, वो ऊर्जा चली जाती है हमारे रक्त में, और रक्त से पूरी कोशिकाओं के पास पहुंच जाती है। ये जो हरे कलर का है जिसको हम लैक्टिल कहते हैं, ये ऊर्जा का अवशोषण करता है जो वसा से प्राप्त ऊर्जा होती है उनसे। नेक्स्ट देखते हैं बृहदांत्र या बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, और वहीं छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो कुल मिलाके जो लंबाई हो गई वो 9 मीटर हो गई। कार्य, जल और कुछ लवण का अवशोषण होता है। यहाँ अपचित पदार्थ मल मलाशय में चला जाता है और अर्धठोस मल के रूप में रहता है, और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। निष्कासन प्रक्रिया में एनल स्फिंक्टर अहम भूमिका निभाता है। मतलब ये जो एनल स्फिंक्टर है ये इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं यहाँ, जो कि मल को थोड़े थोड़े हिस्सों में बाहर निकालने का क्रिया करती हैं। एकदम से सारा ना निकल के थोड़े थोड़े हिस्सों में निकालने का कार्य करती हैं। और अगर हम बात करें बड़ी आंत के तो इसके भी अलग अलग भाग हैं। इसको हम, ये चढ़ता हुआ जो है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, इस भाग को कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इस भाग को कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ये है सिग्मोइड और ये है हमारा
एनस, ये हमारा अपेंडिक्स जो कि फंक्शनलेस होता है। तो आपको बृहदान्त्र के बारे में भी पता चला। तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि छोटी से छोटी टॉपिक, छोटा सा छोटा पॉइंट भी मिस ना करें। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए।